Hello students, today I am going to start class 6 NCERT Geography first chapter, and the chapter name is the Earth in the Solar System. In this chapter we will learn about the Earth is the 5th largest planet in the solar system and it is 3rd planet from the Sun. The Sun 8 planets and their moons and small objects such as dwarf planets and comets and meteoroids together make up our solar system. So let's start. How wonderful it is to watch the sky after sunset. One would first notice one or two bright dots shining in the sky. Soon you would see the number increasing. कितना अच्छा लगता है सनसेट के बाद आकाश को देखना. तो हम नोटिस करते हैं पहले हमें सिर्फ एक या दो डॉट्स दिखते हैं जो कि शाइन करते हैं स्काई में. फिर हम देखते हैं कि जो डॉट्स हैं उनके जो नंबर है वो क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं. You cannot count them anymore और आप उन्हें ज़्यादा देर तक गिन नहीं सकते. The whole sky is filled with tiny objects. Some are bright, others dim. तो जो आकाश है वो क्या है, छोटे छोटे टाइनी ऑब्जेक्ट से भरा पड़ा हुआ है. उनमें से कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो चमकते हैं और कुछ ऐसे हैं जो डिम है यानी कि धुंधले हैं. It seems as if the sky is studded with diamonds. और वो ऐसे लगते हैं जैसे कि आसमान हीरो से जड़ा हुआ है. Studded means होता है जड़ा हुआ. They all appear to be twinkling, but if you look at them carefully, you will notice that some of them do not twinkle as others do. तो वो सब हमें कैसे दिखते हैं, ट्विंकलिंग होते हुए दिखते हैं. लेकिन अगर आप उनको ध्यान से देखोगे तो आप नोटिस करोगे कि उनमें से कुछ ही ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो ट्विंकल करते हैं यानी कि टिमटिमाते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो ट्विंकल नहीं करते. दे सिंपली ग्लो विदाउट एनी फ्लिकर जस्ट एज द मून शाइन. और वो क्या है, मून की तरह सिंपली चमकते हैं, वो कोई ट्विंकलिंग नहीं करते हैं. Along with these bright objects, you may also see the moon on most of the days. तो आपने इन ऑब्जेक्ट के साथ साथ जो ब्राइट ऑब्जेक्ट है उनके साथ साथ मून को भी देखा होगा बहुत दिनों में. It may, however, appear at different times in different shape at different position. तो जब भी आप मून को देखते हो तो मून की क्या होती है, अलग अलग शेप्स होती है, अलग अलग पोजिशंस होती हैं और अलग अलग टाइम पे हमें अलग अलग टाइप्स के मून दिखने को मिलते हैं. यू कैन सी द फुल मून ओनली वंस इन अबाउट अ मंथ टाइम. और आप महीने में सिर्फ एक बार ही फुल मून को देखते हो. इट इज़ फुल मून नाइट और पूर्णिमा. तो ये क्या, कौन सी नाइट होती है, पूर्णिमा की नाइट होती है और फुल मून की नाइट होती है. ए फोर्टनाइट लेटर यू कैन नॉट सी इट एट ऑल. इट इज़ अ न्यू मून नाइट और अमावस्या. और 14 दिन के बाद आपको देखने को मिलता है कि एक फुल मून होता है, नया मून हमें देखने को मिलता है जो कि हमें कब मिलता है, 14 दिन के बाद यानी कि 15वें दिन हमको देखने को मिलता है. और वो कौन सी रात होती है, न्यू मून की, या हम उसे अमावस्या की रात भी कहते हैं. ऑन दिस डे यू कैन वॉच द नाइट स्काई बेस्ट प्रोवाइडेड इट इज़ अ क्लियर नाइट. और उस दिन को आप क्या देखते हो, अगर आसमान साफ होता है रात में तो आप फुल मून को देख सकते हो. डू यू वंडर वाई कांट वी सी द मून एंड ऑल दोज ब्राइट टीनी ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग द डे टाइम. क्या आपने कभी सोचा है कि मून और जितने भी टाइनी ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि ब्राइट होते हैं वो हमें दिन के टाइम पे क्यों नहीं दिखाई देते हैं. इट इज़ बिकॉज द वेरी ब्राइट लाइट ऑफ द सन डज नॉट अलाउ अस टू सी ऑल दिस ब्राइट ऑब्जेक्ट ऑफ द नाइट स्काई. तो ये इसके कारण है क्योंकि दिन को हमें क्या दिखता है, सन दिखता है. और जो सन की लाइट होती है वो कैसी होती है, बहुत ज़्यादा ब्राइट होती है. तो जो सन की लाइट इतनी ब्राइट होती है कि वो जो अदर टाइनी ऑब्जेक्ट्स हैं जैसे कि मून, स्टार्स, इनकी लाइट को हमें देखने के लिए अलाउ नहीं करता है. द सन, द मून एंड ऑल दोज ऑब्जेक्ट्स शाइनिंग इन द नाइट स्काई आर कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडीज. तो जो सन होता है, जो मून होते हैं और जो छोटे छोटे टाइनी ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो कि शाइन होते हैं स्काई में नाइट में, तो उनको हम बोलते हैं सेलेस्टियल बॉडी. और सेलेस्टियल बॉडीज को हम हिंदी में कहते हैं आकाशीय पिंड. सम सेलेस्टियल बॉडी आर वेरी बिग एंड हॉट. दे आर मेड अप ऑफ गैसेस. तो कुछ सेलेस्टियल बॉडी क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा बड़े और हॉट होते हैं, गर्म होते हैं और वो गैसेस के थ्रू बने हुए होते हैं. दे हैव देयर ओन हीट एंड लाइट विच दे इमिट इन लार्ज अमाउंट्स. तो उनके पास उनकी क्या होती है, खुद की हीट होती है और खुद की लाइट होती है जिनके थ्रू वो क्या करते हैं, ब्राइट करते हैं.
These celestial bodies are called stars. तो ऐसे celestial bodies को हम क्या कहते हैं? Stars कहते हैं. The sun is a star और sun भी क्या है? Star है. क्यों है? क्योंकि sun के पास क्या है? खुद की अपनी एक लाइट है जो कि emit करती है. Countless twinkling stars in the night sky are similar to the sun. तो जो countless हैं यानी कि जिनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, ऐसे ट्विंकलिंग स्टार जो हमें नाइट में दिखाई देते हैं वो भी किसकी तरह है? सेम सन के तरह है. क्यों है? क्योंकि उनके पास खुद की ओन लाइट है. बट वी डोंट फील देयर हीट और लाइट एंड दे लुक सो टाइनी बिकॉज दे आर वेरी वेरी फार फ्रॉम अस. तो हम क्या करते हैं, लेकिन हम उनकी जो लाइट और हीट है उनको फील नहीं कर पाते हैं. क्यों फील नहीं कर पाते हैं? हम उनकी लाइट और हीट को इसीलिए फील नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो हमसे बहुत बहुत ज़्यादा दूर हैं. You must have noticed that all objects look smaller when seen from a distance. तो आपने नोटिस किया होगा कि जितने भी ऑब्जेक्ट हैं अगर हम उन्हें बहुत दूरी से देखें तो हमें कैसे दिखाई देते हैं? बहुत छोटे दिखाई देते हैं. How small an aeroplane looks when it is flying at a great height. तो जो एक एरोप्लेन होता है जब वो बहुत ऊंचाई में उड़ता है तो हमें बहुत ही छोटा दिखाई पड़ता है. While watching the night sky, you may notice various patterns formed by different groups of stars. तो अगर आप रात को देखोगे स्काई में यानी कि आसमान में तो आपको देखने को मिलेगा तो जो स्टार्स हैं उनके बहुत अलग अलग से पैटर्न्स बने हुए होते हैं. These are constellation और हम इन्हें क्या कहते हैं? Constellation. Constellation बोलते हैं नक्षत्र को. तो आप पैटर्न आप ये भी लिख सकते हो कि जैसे आप फ़ोन पे मोबाइल पे आप पैटर्न लॉक लगाते हो तो उसमें भी डॉट्स बने हुए रहते हैं तो हम उसमें अलग अलग टाइप के पैटर्न्स बनाते हैं. तो वैसे जो स्काई होता है उसमें भी स्टार्स के अलग अलग टाइप के जो पैटर्न्स होते हैं जो उनके ग्रुप्स होते हैं उनको हम कॉन्स्टलेशन कहते हैं. उर्सा मेजर और बिग बियर इज़ वन सच कॉन्स्टलेशन. और उर्सा मेजर और बिग बियर क्या है? इसका एक एग्जाम्पल है. वन ऑफ द मोस्ट ईजिली रिकोगनाइजेबल कॉन्स्टलेशन इज़ द सप्तऋषि. तो आपने देखा होगा और सुना भी होगा सप्तऋषि के बारे में यानी कि 7 स्टार्स. तो कॉन्स्टलेशन का एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल कौन सा है? सप्तऋषि, जिसको हम इजीली पहचान सकते हैं. इट इज़ अ ग्रुप ऑफ 7 स्टार्स दैट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ उर्सा मेजर कॉन्स्टलेशन. तो ये क्या है? एक ग्रुप ऑफ 7 स्टार्स है जो कि किसका पार्ट है? उर्सा मेजर कॉन्स्टलेशन का पार्ट है. जैसे कि आप यहाँ पर फिगर में देख सकते हो एक गर्ल है, उसके सामने एक स्ट्रेट लाइन बनी हुई है तो उसके अगल बगल क्या है? यहाँ पर 7 स्टार बनाए गए हैं और सबसे ऊपर टॉप में नॉर्थ स्टार है जिसको हम क्या बोलते हैं? नॉर्थ पोल भी कहते हैं, ध्रुव तारा. तो ध्रुव तारा को ही हम क्या कहते हैं? नॉर्थ पोल कहते हैं. Ask someone elder in your family or neighborhood to show you more stars, planets and constellation in the sky. तो जो आपके घर में बड़े लोग हैं या आपके जो पड़ोसी हैं आप उनसे पूछ सकते हैं कि वो आपको स्काई में कुछ और स्टार्स, प्लैनेट्स और कॉन्स्टलेशन के बारे में बता. इन एंशिएंट टाइम्स पीपल यूज टू डिटरमाइन डायरेक्शन ड्यूरिंग द नाइट विद द हेल्प ऑफ स्टार्स. तो पुराने समय में जो लोग होते थे वो रात को स्टार की मदद से क्या करते थे? अपनी दिशा को निर्धारित करते थे. द नॉर्थ स्टार इंडिकेट्स द नॉर्थ डायरेक्शन. जो नॉर्थ स्टार होता था वो क्या इंडिकेट करता था? नॉर्थ डायरेक्शन को इंडिकेट करता था. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द पोल स्टार और हम इसे क्या कहते हैं? पोल स्टार भी कहते हैं यानी कि ध्रुव तारा. इट ऑलवेज रिमेन इन द सेम पोजिशन इन द स्काई. तो ये हमेशा आसमान में एक ही पोजिशन में रहता है. इट मीन्स इसकी कोई भी पोजिशन चेंज नहीं होती है. वी कैन लोकेट द पोजिशन ऑफ द पोल स्टार विद द हेल्प ऑफ द सप्तऋषि. तो हम सप्तऋषि की हेल्प से जो पोल स्टार है उसकी जो पोजिशन है उसको इंडिकेट कर सकते हैं. Look at the figure 1.1. You will notice that if an imaginary line is the drawn joining the pointer stars and extended further, it will point to the pole star. तो हम क्या कर सकते हैं? आपने नोटिस किया होगा कि फिगर 1.1 में तो एक इमेजिनरी लाइन बनाई है यानी कि एक काल्पनिक लाइन है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं? तो जो पोल स्टार्स हैं उसका डायरेक्शन हम देख सकते हैं किसके थ्रू? सप्तऋषि के हेल्प के थ्रू. तो आपने फिगर में देखा होगा जहाँ पर हमें 7 स्टार्स देखने को मिल रहे थे तो उसी के स्ट्रेट में नॉर्थ पोल को भी इंडिकेट किया गया था एक इमेजिनरी लाइन से. सम सेलेस्टियल बॉडीज डू नॉट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट. तो कुछ ऐसे सेलेस्टियल बॉडीज होते हैं जिनकी खुद की हीट और लाइट नहीं होती है. हीट को हम हिंदी में ऊष्मा भी कहते हैं. दे आर लिट बाय द लाइट ऑफ द स्टार्स. तो किसके थ्रू चमकते हैं? स्टार्स की लाइट के थ्रू.
सच बॉडीज आर कॉल्ड प्लैनेट्स। तो ऐसी बॉडीज को हम क्या कहते हैं? प्लैनेट्स। और प्लैनेट्स को हम हिंदी में कहते हैं ग्रह। द वर्ड प्लैनेट कम फ्रॉम द ग्रीक वर्ड प्लैनेटाई विच मीन्स वंडरर्स। तो जो प्लैनेट है ये इंग्लिश वर्ड है जो कि हमें कहाँ से मिला है? ग्रीक वर्ड है, प्लैनेटाई से मिला है, जिसका मीन्स होता है वंडरर्स। और वंडरर्स को हम हिंदी में कहते हैं परिभ्रमक, यानी कि जो चारों ओर घूमता है। द अर्थ ऑन विच वी लिव इज अ प्लैनेट। और पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं ये भी क्या है? एक प्लैनेट है। इट गेट्स ऑल इट्स हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन विच इज़ अवर नियरेस्ट स्टार। तो ये क्या करती है? अपनी जो लाइट है और जो हीट है वो किससे लेती है? सन से लेती है। और सन क्या है? पृथ्वी का एक नियरेस्ट स्टार है। If you look at the earth from a great distance, say the moon, it will appear to be shining just as the moon. अगर हम बहुत दूरी से अर्थ को देखेंगे तो मून की तरह ही शाइनिंग हमको दिखेगी। The moon that we see in the sky is a satellite. तो जो मून होता है जिसको हम स्काई में देखते हैं वो क्या है? एक सैटेलाइट है। It is a companion of the earth and moves round it. तो जो मून है वो क्या है? एक कंपेनियन है। कंपेनियन को हम सहरक्षक भी कहते हैं। और ये क्या होता है? जो अर्थ है इसके चारों ओर घूमता है। लाइक अवर अर्थ देयर आर 8 and other planets that get heat and light from the sun. Some of them have their moons too. तो जैसे कि हमारी अर्थ क्या है? एक प्लैनेट है, तो उसी की तरह हमारे 8 और प्लैनेट्स हैं जिनकी क्या होती है? खुद की हीट होती है, लाइट होती है, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिनकी खुद की हीट और लाइट नहीं होती है। वो अपनी हीट और लाइट कहाँ से लेते हैं? सन से लेते हैं। द सोलर सिस्टम, द सन, 8 planets, satellites and some other celestial body known as asteroids and meteoroids. अब हमारे पास है सोलर सिस्टम यानी कि सौर मंडल। तो जो सोलर सिस्टम है उसमें एक सन, 8 planets होते हैं, सैटेलाइट्स होती हैं और सेल्सियस बॉडीज होती हैं जैसे कि एस्ट्रॉइड्स एंड मेट्रॉइड्स। तो एस्ट्रॉइड्स को हम क्षुद्र ग्रह कहते हैं, मेट्रॉइड्स को हम उल्कापिंड्स कहते हैं। फॉर्म द सोलर सिस्टम वी ऑफ्टन कॉल इट इज द सोलर फैमिली विद द सन एज इट्स हेड। तो जब क्या होता है? सन, प्लैनेट, सैटेलाइट, सेल्सियस बॉडी ये सब मिलकर एक सोलर सिस्टम बनाते हैं और हम इनको क्या कहते हैं? सोलर फैमिली कहते हैं, यानी कि सौर परिवार कहते हैं, जिसमें कि जो सन होता है वो क्या होता है? उसका हेड होता है। जैसे कि आपको पता है कि जब हम एक फैमिली बनती है तो एक फैमिली में एक हेड होता है। तो कौन होते हैं हमारे हेड? तो जो फादर होते हैं वो हमारी फैमिली के क्या होते हैं? हेड होते हैं। तो वैसे ही सोलर फैमिली के हेड कौन है? सन है। दिस इज़ द फिगर ऑफ सोलर सिस्टम। ये सोलर सिस्टम का फिगर है। इसमें हमारे पास 1 स्टार दिया गया है जो कि सन है, और हमारे पास 8 प्लैनेट्स हैं, कॉमेट्स हैं, मेट्रॉइड्स हैं, एस्ट्रॉइड्स हैं, और ये सब ऑब्जेक्ट्स मिलकर एक सोलर सिस्टम बनाते हैं। तो हमारे पास इसमें 8 प्लैनेट्स दिए गए हैं, 5 हमारे पास डॉर्क प्लैनेट्स हैं, 181 हमारे पास मून्स हैं, 5,66,000 एस्ट्रॉइड्स हैं एंड 3,100 कॉमेट्स हैं। तो ये एक सोलर सिस्टम का फिगर है, आप अच्छे से देख सकते हो इसे। The sun is in the center of the solar system. It is huge and made up of extremely hot gases. तो जो सन होता है ये सोलर सिस्टम के सेंटर में रहता है और ये बहुत ही बड़ा होता है और ये बहुत ही गर्म गैसों से बना हुआ होता है। It provides the pulling force that binds the solar systems. और इसमें एक खिंचाव बल होता है जिसके कारण ये सोलर सिस्टम में बंधा हुआ होता है। The sun is the ultimate source of heat and light for the solar system. तो सोलर सिस्टम में सूरज ही एकमात्र ऐसा सोर्स है जिसमें कि बहुत ज़्यादा लाइट एंड हीट है। But that tremendous heat is not felt so much by us because despite being our nearest star, it is the far away from us. लेकिन जो इसकी हीट है वो हमें बहुत ज़्यादा महसूस नहीं होती है, जबकि ये हमारी अर्थ का सबसे नियरेस्ट स्टार है, लेकिन ये पृथ्वी से और हमसे बहुत ज़्यादा दूर है। द सन इज़ अबाउट 115 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ। और अर्थ से सूरज की दूरी कितनी है? 150 किलोमीटर दूर। प्लैनेट्स मीन्स ग्रह। देयर आर 8 प्लैनेट्स इन अवर सोलर सिस्टम। और हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स हैं। इन ऑर्डर ऑफ देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन, सूरज की दूरी के अनुसार दे आर मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। और वो हैं आपके मरकरी को हम हिंदी में कहते हैं बुध, वीनस शुक्र,
अर्थ पृथ्वी, मार्स मंगल, जुपिटर बृहस्पति, सैटर्न शनि, यूरेनस एंड नेपच्यून। ये हमारे 8 प्लैनेट्स हैं। An easy way to memorize the name of the planets in order of their distance from the sun is। तो यहाँ पर बॉक्स के अंदर हमें दिया गया है कि एक इजी वे है जिनके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, जो हमारे 8 प्लैनेट्स हैं उनके नेम याद कर सकते हैं। माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। तो माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स, इसका हिंदी मीनिंग है मेरी बहुत ही कुशल माँ ने हमें नट्स परोसे। तो आप यहाँ पर देख सकते हो माई में एम क्या है, हाईलाइटेड पिंक कलर से, वेरी में वी, एफिशिएंट में ई, मदर में एम, जस्ट में जे, सर्व्ड में एस, अस में यू और नट्स में एन। तो माई एम, एम फॉर मरकरी, वेरी में वी, वी फॉर वीनस, एफिशिएंट में ई, ई फॉर अर्थ, मदर में एम, एम फॉर मास, जस्ट में जे, जे फॉर जुपिटर, सर्व्ड में एस, एस फॉर सैटर्न, यू में अस में यू, यू फॉर यूरेनस, नट्स में एन, एन फॉर नेपच्यून। तो ये बहुत ही ज़्यादा इजी ट्रिक है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, जो 8 प्लैनेट्स हैं उनको याद कर सकते हैं अच्छी तरह से। आई होप आप ये जो इजी ट्रिक है यहाँ पर दी गई आप इसको फॉलो करोगे। All the 8 planets of the solar system moves around the sun in fixed path। तो जितने भी ये 8 ग्रह हैं ये सन के चारों ओर घूमते एक फिक्स्ड पाथ में। पाथ मीन्स क्या होता है, पथ। These paths are elongated, they are called orbits। तो ये पाथ होते हैं, ये elongated होते हैं, इनको हम क्या कहते हैं, ऑर्बिट्स कहते हैं। मरकरी इज द नियरेस्ट टू द सन, और जो मरकरी है ये सन के क्या हैं, बहुत ही नियरेस्ट हैं। इट टेक्स ओनली अबाउट 88 डेज टू कंप्लीट 1 राउंड अलॉन्ग इट्स ऑर्बिट। तो ये अपने पथ पर एक चक्कर को 88 डेज में कंप्लीट करता है। वीनस इज कंसिडर्ड एज अर्थ्स ट्विन बिकॉज इट्स साइज एंड शेप आर वेरी मच सिमिलर टू दैट ऑफ द अर्थ। तो जो वीनस है ये किसकी तरह है, सेम अर्थ की तरह है। जो वीनस है वो मानो ऐसा हो जैसे अर्थ का कोई जुड़वा भाई हो। ट्विंस मीन्स क्या होता है, जुड़वा। और हम जो वीनस है वो अर्थ का ट्विंस क्यों है, वो इसीलिए क्योंकि जो इसका शेप और साइज है ये काफ़ी हद तक अर्थ से मिलता है। टिल रिसेंटली प्लूटो वॉज ऑल्सो कंसिडर्ड अ प्लैनेट। तो अभी तक जो प्लूटो था उसे भी एक ग्रह माना जाता था। However, in a meeting of the International Astronomical Union, a decision was taken that Pluto, like other Celsius objects discovered in recent past, may be called dwarf planet। लेकिन जो 2006 की जो मीटिंग थी, जो कि इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के बीच हुई थी, तो इसका मीन्स है अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन, इनके बीच में एक मीटिंग हुई थी जिसमें कि ये डिसीजन लिया गया था कि जो प्लूटो है उसको ड्वार्फ प्लैनेट के साथ ऐड कर दिया जाएगा, यानी कि जो बौने ग्रह हैं उनके साथ प्लूटो को भी रख दिया जाएगा। अब है द अर्थ, यानी कि पृथ्वी। द अर्थ इज़ द 3rd नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन, और सूरज का तीसरा नज़दीकी ग्रह कौन सा है, वो है पृथ्वी। इन साइज इट इज़ द 5th लार्जेस्ट प्लैनेट, और अपनी साइज के कारण ये क्या है, सोलर सिस्टम का 5वां बड़ा प्लैनेट है। इट इज़ स्लाइटली फ्लैटेंड एट द पोल्स। तो ये क्या है, जहाँ पर ध्रुव तारा है पोल्स के साइड से ये क्या है, चपटा है, यानी कि स्लाइटली फ्लैटेंड है। दैट इज़ वाई इट्स शेप इज़ डिस्क्राइब्ड एज अ जियोइड, और इसी के कारण इसका जो शेप है ये जियोइड डिस्क्राइब किया गया है। जियोइड मीन्स होता है भू आभ। जियोइड मीन्स एन अर्थ लाइक शेप, और जियोइड का मीन्स होता है पृथ्वी जैसा आकार। कंडीशनल फेवरेबल टू सपोर्ट लाइफ आर प्रोबेबली फाउंड ओनली द अर्थ। अर्थ ही एक ऐसा प्लैनेट है जिसमें कि लाइफ को सपोर्ट करने के लिए फेवरेबल कंडीशंस हैं। द अर्थ इज़ नाइदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड, और जो अर्थ होती है वो ना ज़्यादा गर्म होती है और ना ही ज़्यादा ठंडी होती है। इट हैज़ वाटर एंड एयर विच आर वेरी एसेंशियल फॉर आवर सर्वाइवल, और हमारे जीवित रहने के लिए पानी और वायु की ज़रूरत होती है, और अर्थ में ही क्या है, हमारा पानी और वायु पाई जाती है। द एयर हैज़ लाइफ सपोर्टिंग गैसेज लाइक ऑक्सीजन्स, और जो एयर है उसमें लाइफ सपोर्टिंग गैसेज होती है जैसे कि ऑक्सीजन। बिकॉज ऑफ दिस रीज़न द अर्थ इज़ अ यूनिक प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम, और यही कारण है
कि जो अर्थ है वो सोलर सिस्टम में एक यूनिक प्लैनेट है। फ्रॉम द आउटर स्पेस द अर्थ अपीयर्स blue because its 2/3 surface is covered by water. It is therefore called a blue planet. और जो अर्थ है उसका जो आउटर सरफेस है वो ब्लू होता है। वो ब्लू इसीलिए होता है क्योंकि जो अर्थ है वो उसका जो 2/3 जो पार्ट है वो पूरा वाटर से कवर्ड है, और इसी के कारण हम इसे ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं, यानी कि नीला ग्रह भी हम इसे कहते हैं। द मून, अब हमारे पास है मून। आवर अर्थ हैज़ ओनली वन सैटेलाइट, हमारी अर्थ में सिर्फ एक ही सैटेलाइट है। सैटेलाइट को हम उपग्रह भी कहते हैं, वो है दैट इज मून, और वो है चंद्रमा। इट्स डायमीटर इज द ओनली 1/4 दैट ऑफ द अर्थ, और जो इसका डायमीटर है वो अर्थ के 1/4 यानी कि 1/4 है। इट अपीयर्स सो बिग बिकॉज इट इज नियरर टू आवर प्लैनेट देन अदर सेल्सियस बॉडी। तो ये क्या होता है, बहुत बड़ा दिखाई देता है, और ये इसलिए बड़ा ही दिखाई देता है क्योंकि ये हमारे प्लैनेट्स के नज़दीक होता है कंपैरिजन टू जो अदर सेल्सियस बॉडी है। इट इज़ अबाउट 3,84,400 किलोमीटर अवे फ्रॉम अस, और ये हमसे 3,84,400 किलोमीटर दूर है। नाउ यू कैन कंपेयर द डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन एंड दैट फ्रॉम द मून। तो आप कंपेयर कर सकते हो कि पृथ्वी से सूरज की दूरी और जो चंद्रमा है उसकी दूरी कितनी है। तो यहाँ पर आपके पास एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, उसमें आप देख सकते हो नील आर्मस्ट्रॉन्ग वॉज द फर्स्ट मैन टू स्टेप ऑन द सरफेस ऑफ द मून ऑन 21 जुलाई 1969। तो जो नील आर्मस्ट्रॉन्ग है वो सबसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने क्या किया था, चंद्रमा में अपना कदम रखा था, और ये कौन सी डेट है, 21 जुलाई 1969 में। फाइंड आउट वेदर एनी इंडियन हैज़ लैंडेड ऑन द मून, और आपको ढूंढना है कि क्या किसी इंडियन ने भी मून पे अपना कदम रखा हुआ है। द मून मूव्स अराउंड द अर्थ इन अबाउट 27 डेज। तो जो चंद्रमा है वो पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में 27 दिन लगभग लेता है। इट टेक्स एग्जैक्टली द सेम टाइम टू कंप्लीट वन स्पिन, और यह लगभग इतने ही समय में अपना एक स्पिन भी कंप्लीट करता है। एज अ रिजल्ट ओनली वन साइड ऑफ द मून इज विजिबल टू अस ऑन द अर्थ, और इसका रिजल्ट क्या है, इसी कारण हमें चंद्रमा का एक साइड दिखाई देता है। द मून डज नॉट हैव कंडीशन फेवरेबल फॉर लाइफ। तो जो मून है उसमें ऐसी कंडीशंस नहीं है जिसके थ्रू हम लाइफ सपोर्ट कर सकते हैं। इट हैज़ नाइदर वाटर नॉर एयर, और इसमें ना तो पानी है और ना ही हवा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि पिंक बॉक्स के अंदर लिखा है सैटेलाइट, यानी कि उपग्रह। A satellite is a celestial body that moves around the planets in the same way as the planets move around the sun. तो सैटेलाइट एक सेल्सियस बॉडी है, वो भी प्लैनेट्स की तरह सेम सूरज के चारों ओर चक्कर लगाती है। जैसे प्लैनेट्स चक्कर लगाते हैं वैसे ही जो सैटेलाइट है वो भी सूरज के चारों ओर चक्कर लगाती है। अ ह्यूमन मेड सैटेलाइट, अब क्या है, ह्यूमन के थ्रू बनाई गई सैटेलाइट इज एन आर्टिफिशियल बॉडी। इट इज डिजाइंड बाय साइंटिस्ट to gather information about the universe और for communication। तो ये ह्यूमन मेड सैटेलाइट ह्यूमन के थ्रू बनाई गई है, और ये क्या एक आर्टिफिशियल है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, यूनिवर्स की इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन कर सकते हैं। इट इज़ कैरिड बाय अ रॉकेट एंड प्लेस्ड इन द ऑर्बिट अराउंड द अर्थ। इसे रॉकेट के थ्रू भेजा जा सकता है और अर्थ में भी प्लेस किया जा सकता है। सम ऑफ द इंडियन सैटेलाइट्स इन द स्पेस आर इनसैट, IRS, एडुसैट, ETC। तो कुछ इंडियन सैटेलाइट्स यहाँ पर दी गई है जो कि इनसैट, IRS और एडुसैट हैं, जो कि इंडियन सैटेलाइट्स हैं। एस्ट्रॉइड्स यानी कि क्षुद्रग्रह। अपार्ट फ्रॉम द स्टार्स, प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट्स देयर आर न्यूमरस टाइनी बॉडीज विच ऑल्सो मूव अराउंड द सन। तो जैसे कि स्टार्स हो गया, प्लैनेट्स हो गया, सैटेलाइट्स हो गया, और बहुत से जो टीनी बॉडीज़ होते हैं जो कि सूरज के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, उन्हें हम एस्ट्रॉइड्स कहते हैं। दे आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर। तो ये मंगल और बृहस्पति के ऑर्बिट के बीच में पाए जाते हैं। साइंटिस्ट आर द व्यू ऑफ दैट एस्ट्रॉइड्स आर द पार्ट्स ऑफ द प्लैनेट विच एक्सप्लोडेड मैनी ईयर्स बैक। तो साइंटिस्ट का मानना है कि एस्ट्रॉइड्स प्लैनेट्स का पार्ट है जो कि बहुत सालों बाद एक्सप्लोडेड हुआ है। नेक्स्ट वन इज मेट्रॉइड्स यानी कि उल्कापिंड।
The small pieces of rocks which moves around the sun are called meteoroids. तो जो rocks के छोटे पीस होते हैं और वो सूरज के चारों ओर घूमते हैं उन्हें हम meteoroids कहते हैं. Sometimes these meteoroids come near the earth and tend to drop upon it. तो कभी कभी क्या होता है कि जो ये meteoroids होते हैं ये अर्थ के पास आ जाते हैं और अर्थ के ऊपर गिर जाते हैं. During this process, due to the friction with the air, they get heated up and burn. तो जब ये अर्थ के ऊपर गिरने को होते हैं तो जो एयर है उसमें एक फ्रिक्शन फोर्स होता है यानी कि घर्षण बल होता है जिसके थ्रू ये हीट होते हैं, गर्म होते हैं और जल जाते हैं. इट कॉज अ फ्लैश ऑफ लाइट और जिसके कारण आकाश में लाइट चमकती है. समटाइम्स अ मेटेओर विदाउट बीइंग कम्प्लीटली बर्न फॉल्स ऑन द अर्थ एंड क्रिएट्स अ हॉलो. तो कभी कभी क्या होता है जो मेटेओराइट्स होते हैं ये पूरी तरह से जलते नहीं हैं और ये किसके ऊपर गिर जाते हैं, अर्थ के ऊपर गिर जाते हैं. और जब ये अर्थ के ऊपर गिर जाते हैं तो अर्थ पर हॉलो हो जाता है यानी कि अर्थ पर एक छेद हो जाता है. डू यू सी अ वाइटिश बोर्ड बैंड लाइक अ वाइट ग्लोइंग पाथ अक्रॉस द स्काई ऑन अ क्लियर स्टेरी नाइट. क्या आपने तारों वाले खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफ़ेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते को देखा है. इट इज़ अ क्लस्टर ऑफ मिलियंस ऑफ स्टार. यह लाखों स्टार का एक समूह है. दिस बैंड इज द मिल्की वे गैलेक्सी और यह पट्टी आकाशगंगा है. मिल्की वे गैलेक्सी को हम आकाशगंगा कहते हैं. अवर सोलर सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ दिस गैलेक्सी. तो जो हमारा सोलर सिस्टम है वो इस गैलेक्सी का एक पार्ट है. In ancient India, it was imagined to be a river of light flowing in the sky. तो प्राचीन भारत में ये कल्पना थी कि आकाश में प्रकाश की गंगा बहती है. Thus it was named आकाश गंगा और यही कारण था कि इसका नाम आकाश गंगा पड़ा. A galaxy is a huge system of billions of stars and clouds of dust and gases. तो जो गैलेक्सी है उसमें करोड़ों स्टार्स, क्लाउड्स, डस्ट और गैसेस हैं. There are millions of such galaxies that make the universe. और लाखों गैलेक्सी मिलकर एक यूनिवर्स बनाते हैं और यूनिवर्स को हम हिंदी में कहते हैं ब्रह्मांड. इट इज़ डिफ़िकल्ट टू इमेजिन हाउ बिग द यूनिवर्स इज़. तो ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है इमेजिन करने के लिए कि जो ब्रह्मांड है वो कितना बड़ा होगा. साइंटिस्ट आर स्टिल ट्राइंग टू फाइंड आउट मोर एंड मोर अबाउट इट. तो जो हमारे वैज्ञानिक हैं वो अभी भी इसके बारे में बहुत ज़्यादा ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं. वी आर नॉट सर्टेन अबाउट इट्स साइज बट वी नो दैट ऑल ऑफ अस, यू एंड आई, बिलोंग टू दिस यूनिवर्स. तो हमें इसके साइज़ के बारे में ज़्यादा तो नहीं पता है लेकिन हमें एक चीज़ पता है कि हम सब इसका एक पार्ट हैं. आप और मैं इस यूनिवर्स का एक पार्ट है. इन माई पॉइंट ऑफ व्यू this chapter is so interesting because in this chapter we have read more about solar system and we have seen that how many kilometers the sun, the moon far away from us. In this chapter we know about the ancient people, how can they find the direction throughout the stars. So I hope you all are understand this chapter very well. Thank you.